नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण खोटे और आज मैं आपके सामने दलित समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति विशाल शुक्ला जी को जिसे बातचीत करने के लिए लेके आया हूं। नागपुर में रहने वाले विशाल सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ जुड़े रहे और पूरे महाराष्ट्र में मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ निरंतर काम किए। उनके प्रयासों का नतीजा ये रहा कि बड़ी तादाद में मैला ढोने के काम में जुड़े हुए तमाम सारे लोगों को इस काम से मुक्ति मिली और उस पूरे संघर्ष में विशाल निरंतर कार्यरत है। साथियों, दलित आंदोलन की यदि पूरे दौर को देखा जाए तो इसको हम कई फेज में बदल के देख सकते हैं। शुरुआती दौर में दलितों का सैकड़ों साल का एक संघर्ष चला जो कि उनके वजूद से जुड़ा था। उनके अपने मानव होने के ही सवाल पर ही जो सवाल खड़ा हुआ था उस पे वो जुड़ा हुआ था। अपने निरंतर संघर्ष पेरियार से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर तक के आंदोलन का नतीजा ये रहा कि दलितों को भारत के संविधान पे बराबर का अधिकार मिला। आज़ादी के बाद संविधान में के तहत इस अधिकार के तहत दलितों को एक अपने मानवीय होने का प्रमाण मिला। उस पहचान के उस पूरे वजूद के संघर्ष से निकलने के बाद दलितों का दूसरा संघर्ष शुरू हुआ कि संविधान के आधार पे जो हमको अधिकार मिले हैं वो अधिकारों के तहत हमको अपनी एक पहचान स्वीकार की जाए। ये दौर था जब पूरा का पूरा पहचान का संकट चला, जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी स्ट्रगल के रूप में पहचाना गया। तो अपनी मानवीय पहचान से आगे बढ़ के दलितों ने संविधान में मिले हुए अपनी पहचान का संघर्ष शुरू किया। संविधान के साथ पहचान मिलने के बाद दलितों ने एक अगला संघर्ष किया कि संविधान के तहत मिले अधिकारों का वो पूरा इस्तेमाल कर सकें और उन अधिकारों के तहत वो तमाम चीजें जो आम जन को उपलब्ध है उसका वो भी इस्तेमाल कर सके। पहचान के संकट के बाद अधिकारों का संघर्ष और अधिकारों के संघर्ष के बाद अब एक नया दौर शुरू हुआ है जब दलित वर्ग ने संसाधनों के लिए अपने नए तरह की मुहिम शुरू की है। जमीन के आंदोलन लंबे समय तक चले, उसका कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन आज के दौर में जब जमीन की कहीं उपलब्धता ना होने का सरकार दावा बढ़ रही है, ऐसे समय में स्वयं को एक उद्यमी समाज की तरफ में बदलने के लिए तत्पर दलित समाज के युवा एक नई तरह की पहल कर रहे हैं। ऐसे में विशाल शुक्ला जी के प्रयास बड़े ही सराहनीय हैं। विशाल शुक्ला के पिताजी लक्ष्मण शुक्ला जी निरंतर पिछले 40-50 सालों से अपने समाज के बीच में काम करते हुए नए नए प्रयास करते रहे हैं। उन्हें उसमें तमाम तरह की सफलता मिली है। विशाल जी के पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे, उनकी माता जी भी एक सरकारी मुलाजिम थी। विशाल अभी कई तरह के कामकाज में हैं। आइए हम विशाल से बात करते हैं और विशाल के माध्यम से हम ये देखते हैं कि उनके प्रयासों से वो कौन सी संभावनाएं निकल रही हैं जिसे दलित समाज के अन्य युवा प्रेरित होकर के आज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वागत है विशाल भाई आपका। विशाल भाई, कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे आप बिजनेस में उतर गए, सामाजिक कार्यकर्ता से के साथ साथ व्यापार में आप उतरे, कैसे ये शुरू हुआ? सबसे पहले नमस्कार आपको, जय भीम। जय भीम। आपका धन्यवाद जो मुझे इस लायक आपने समझा, ये सारी बातों करने के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सफाई कर्मचारी आंदोलन 2009 पे जुड़ा था। वहां रहते हुए मैंने अपने समाज की स्थिति परिस्थिति सारी चीजें देखी और उनके भविष्य पे उनका अच्छे काम के लिए निरंतर प्रयास मेरा सारी चीजें चलती रही। अभी 2009 से जैसा हमने जो सारी चीजें देखी थी कि महिला प्रथा, ये तो हमने हमारे पापा के मुंह से सुना हुआ था कि उन्होंने भी इस तरीके का काम किया था, महिला ढूंढने का, सिर पे टोकरी से महिला ढूंढना, ये वो। और तिरस्कार की नजर से जब उन्हें देखा जाता था तो उन्होंने कुछ अच्छा करने की ठानी और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी
करते हुए समाज के हित में बहुत से काम किए, समाज के हित में बहुत लोगों के लिए आवाज उठाई उन्होंने। जिसका कुछ उदाहरण ये था कि अखबार ने कईयों को सरकारी नौकरियों पे लगाया उनके सोशल काम करते हुए, और उन्हीं की कुछ अपने थोड़ी देर थी कि उन्हीं के कुछ अंश हमारे इस पे भी आए, जिससे हम लोग इस काम में सफाई कर्मचारी आंदोलन पे जुड़ करके महाराष्ट्र संयोजक के तौर पे मैं इस तरीके का काम किया। मैंने भी काफी देखा कि आज भी जो छुआछूत की जो प्रथा है और जिस तरीके का ये काम आज भी महाराष्ट्र पे हो रहा है, ये निंदनीय है। ये सारी चीजें देखते हुए इसकी हम लोगों ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के तहत आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट पे विल्सन जी के द्वारा उन्होंने केस दायर करके सारी चीजें किया। एक सर्वे किया हम लोगों ने, जो इस तरीके के लोग जो काम कर रहे थे महिला प्रथा से जुड़ करके। सुप्रीम कोर्ट ने उसके 1993 के एक्ट के तहत एक जजमेंट दिया 2013 का। एक अच्छा सराहनीय काम है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिर भी ये सारी चीजों को अनदेखा करके चल, ये सब सारी चीजें काम करते हुए कहीं हमको भी रियलाइज हुआ जब कॉलेज छूटा हमारा, जब हम काम करने का सबसे। विशाल जी, आप लोगों ने अपने प्रयास से अब तक महाराष्ट्र में तकरीबन कितने सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया होगा? सर यहाँ पुनर्वासित तो नहीं हुआ है, लेकिन जो एक सर्वे हुआ था NSKFDC के द्वारा, उस पर सिर्फ लोगों को कुछ एक लोगों को जिसपे 40,000 की एक मुक्त राशि जो मिलनी थी, बस वो मिली है। बाकी ऐसा पुनर्वसन के तौर पे ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब जिन लोगों को ये राशि मिली वो राशि या तो इतनी उचित मात्रा में नहीं थी, या फिर उस राशि के बदौलत वो लोग उस काम से मुक्ति नहीं पा सके, आप ऐसा कह रहे हैं? जी, अगर आप देखा जाए तो एक सीधा सा ये है कि 40,000 में किसी का कोई काम शुरू नहीं हो सकता। अगर आप एक छोटा सा काम भी अगर शुरू करना जाए तो आपको जो उसके लिए जो बेसिक चीजें जो लगती है, शुरुआती जो चीजें लगती है, वो 40,000 पे पूरी नहीं हो सकती। अगर कोई अगर चाय की दुकान भी अगर चलाना चाहे तो अपना वो एक बाकी उसके जो सारे जो सामान जो भी है वो पूरा नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, अगर विशाल कहीं जी, अच्छी एक जगह चीज पर जाए। बताइए। ये तो एक पक्ष हुआ कि आप पूरी मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ मिल करके आप लोगों ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किए। वो संघर्ष अभी जारी है, एक मुकाम तक जरूर पहुंचा है, और उसको वो एक स्वीकार्यता बनी है पूरे देश में कि मैला ढोने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। अदालतों ने भी इसे स्वीकार किया है, सरकारों के स्तर पे भी स्वीकार हुआ है। अभी निश्चित तौर पे इसमें एक लंबा समय लगेगा उन सभी लोगों को जो इस प्रथा के शिकार हुए उनके पुनर्वासन में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये व्यापार करने का ख्याल आपके अंदर कैसे आया? आप अपने बिजनेस को लेकर के कुछ जानकारी बताएं। हमारे अंकल थे जो अब नहीं रहे, उन्होंने ये काम शुरू किया था, और वो कारपोरेट सेक्टर के तो होटल्स में हम लोगों का मुख्य व्यवसाय सब्जी का है। हम मार्केट से सब्जी, काश्तकारों से सब्जी लेकर के हम लोग को होटल पे सप्लाई करते हैं। जो एक चैन जो है मार्केट से लेकर के डायरेक्ट कस्टमर के पास, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि किस अभी जैसे महाराष्ट्र जो चल रहा है, काश्तकार ठेठ ग्राहक, यानी किसान के पास से सीधा ग्राहक के पास, लोगों के पास, इस तरीके का उपक्रम हम लोगों ने तकरीबन 12 साल पहले शुरू किया था। तो मतलब 12 साल पहले आप लोगों ने ये एक योजना बनाई कि जो होटल्स की चेन है, रेस्तराओं की चेन है, उनको काश्तकारों से सीधे सब्जी लेकर के सप्लाई की जाए, ताजा माल सीधा उनकी जो जरूरतें है, उनकी जो चयनित सब्जियां जो है, जो उन्हें चाहिए, वो चीजें हम उनके पास सप्लाई करते हैं। तो वो अच्छा। एक थोड़ा सा छोटे पैमाने पे था, थोड़ा थोड़ा करके,
हमने फिर उसको धीरे धीरे विस्तार करते हुए सारी चीजें आज अच्छे बड़े पाए, जैसे आपके 5 स्टार होटल हो गया, कारपोरेट सेक्टर हो गई, इस तरीके के बड़े बड़े चीजों पे अभी हम लोगों का काम चालू। अच्छा, तकरीबन एक दिन में आप लोग कितनी सब्जी सप्लाई कर लेते हैं, सब्जी वगैरह जो सभी चीजें जोड़ करके? थोड़ा बहुत नहीं, कुछ तो भी कम से कम 1,500-2,000 किलो तक के हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। अच्छा, मतलब एक एवरेज ये है 1,500 से 2,000 किलो सब्जी और अन्य चीजें आप लोग कॉरपोरेट के रेस्तरां को सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये इस काम में जो आपको सफलता हासिल हुई, उस सफलता के बाद आपने कुछ अन्य कामों में भी हाथ डाला। मेरी जानकारी में आया कि कुछ एक्सपोर्ट के कामों में भी आप लोगों ने हाथ डाला, कुछ जैविक खाद की भी दिशा में आप लोगों ने के उत्पादन को लेकर के कुछ प्रयास किए, उसके बारे में कुछ बताइए। ये ऐसा है कि जैसे अभी पिछले बार अपने आप सभी को मालूम है कि जो कोरोना आया है, पूरी दुनिया पे कोरोना का जो अपने कहर चला है, वो कहर के चलते हुए ये हुआ कि बहुत से लोगों का रोजगार खत्म है। इसके चलते एक हमारा ये हुआ कि हमारा जो काश्तकार भाई है, उसको वो ना चाहते हुए भी वो उसके अपने काम निरंतर सारी चीजें चल रही, तो उनको जो बीच पे जो तकलीफ आई, और हम लोग बाजार से जुड़े रहने के कारण जो चीज हमको अपने थोड़ी बहुत जो समझी कि कहीं उनको उनकी जरूरत की चीजें जो उनको नहीं मिल पा रही, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े जो इस कार्य पे निपुण थे। तो हम लोग सब कुछ हम 4-5 लोगों की एक टीम तैयार करके हम लोग इस जैविक खाद के इसमें आए, और इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे उस पर काम चालू किया। आज हमारे पास हमारे अभी खुद के कम से कम 5-6 प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने की तैयारी पे है, अच्छा, जैविक खाद के तौर पे। तो जैविक खाद का उत्पादन आप लोग कर रहे हैं लगातार। जी चलिए, बहुत 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 बेहतर काम कर रहे हैं आप लोग। ये बताइए, कुछ आप लोग एक्सपोर्ट वगैरह के कामकाज में भी उतरे हैं? जी। लॉकडाउन के पीरियड में ये था कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से हम लोग खाली हो चुके थे, किसी तरीके का काम नहीं बचा था। कुछ नहीं तो एक कुछ अच्छा रिस्पेक्टेबल काम करना था, जो एक लोगों को बता सके, उनको कुछ समझा सके सारी चीजें, और कुछ अच्छा कुछ अलग यूनिक हो सके। इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीजें, तो हम लोग जब इस बारे में बात कर रहे थे सारी चीजें, तो उस समय हमारे ध्यान पे आया कि हमारे भी एक फ्रेंड थे, पेशे से पायलट है। जब इंटरनेशनल इस पे जब कहीं जाते थे, तो एक कुछ चीजें वो लेके आते थे जो उन्हें पसंद आती थी, तो वो लाके हमको बताते थे। कभी उनको ऐसा कुछ अच्छा लगा तो फिर वो हमारे साथ शेयर भी करते थे कि ये मुझे लगा कि ये आपके लिए अच्छी रहेगी करके मैंने लेके आया। तो वो सारी चीजें एक ध्यान आने के बाद फिर हम लोग को ये लगा कि हम लोगों ने भी इस तरीके की, जब अगर बाहर से कोई चीज हमारे यहाँ देश में आ सकती है, तो हमारे देश की भी चीजें बाहर जाती है। तो ये इस सोच के जरिए फिर हम लोगों ने एक्सपोर्ट के काम चालू अच्छा, किया। तो एक्सपोर्ट अब के तक आप काम जब लोगों ने शुरू किए तो क्या क्या सपोर्ट कर दिया है? अभी आप लोगों ने शुरुआत की है, तो कितनी सफलता आप लोगों को मिली है? जब हम इस पेशे पे उतरे, तो जब हमने देखा कि हमारी जो भारतीय शैली के अंदर जो एक बाहर पे जो सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, वो है मसालों। अच्छा। तो मसालों पे हम लोगों ने थोड़ा सा जोर दिया, तो उस पर अभी तक के हम लोगों ने जीरे का, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, ये अभी तक के ऐसे कुछ 4-5 चीजों का हम लोगों ने अभी तक के एक्सपोर्ट कर दिया। कितना एक्सपोर्ट कर चुके हैं अभी आपने? क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरुआती समय में है। लगभग कुछ तो अब नहीं, कुछ तो भी कम से कम 170 टन तक के हम लोगों ने ये किया। अच्छा, 170 टन आप एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए संसाधन कैसे जुटाते हैं? ये आप जैसे कि सभी जानते हैं कि साउथ में मसालों की भरमार है। वहाँ के कुछ दलाल जो यानी जो ब्रोकरेज है, उनसे कांटेक्ट करके उनके जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी को चेक करके हम लोग फिर वो हमारी जो डिमांड है कि हमें 40 टन 20 टन इस तरीके का जो ऑर्डर है,
वो हम वहाँ से क्या बोलते हैं लेते हैं, उसको पैकिंग करवा करके फिर शिपिंग के जरिए हम लोग उसे एक्सपोर्ट करते विशाल जी, ये एक्सपोर्ट यदि जब दिमाग में आता है तो हम तो दलित वर्ग एक ऐसा समाज है जो मूल रूप से श्रमजीवी समाज है। वो व्यवसाय वगैरह जैसी चीजें अभी भी उनके दिमाग में नहीं आती हैं। ऐसे समय में आपने ये करने का सोचा, और करने का ही नहीं सोचा, बल्कि आप उसे करने लगे। तो हैं। इसकी सारी संसाधन से लेकर के इसकी व्यवस्थाएं कैसे की? इसके लिए तो काफी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस संसाधन कैसे जुटाए आपने? तो इसके लिए हम लोग मैं अकेला ही नहीं हूँ इस पे, मेरे साथ और भी कुछ फ्रेंड लोग हैं। हम ऐसे 4-5 लोगों का एक ग्रुप है जो मिलके ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। इसमें क्या इसमें सरकार के जी, स्तर से या बैंक के स्तर से भी कुछ संसाधन आप लोगों ने जुटाए हैं? नहीं, हमने तो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट और उससे लगने वाले जो बाकी और चीजें थी, डॉक्यूमेंट, एफसीआई, ये सारे जो सर्टिफिकेट जो चाहिए थे वो हम लोगों ने पहले जमा किए, इशू करवाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारे कांटेक्ट पे जो लोग थे उनके जरिए एक सिक्योरिटी के तौर पे हम लोगों ने काम चालू किया, एक दूसरे की पहचान से, एक दूसरे की गारंटी के तौर पे। तो पहला जो ऑर्डर हम लोगों ने किए थे, एक दूसरे के भरोसे पे हमने किए। तो वो चीज़ें पूरी डील पूरी होने के बाद जब 2 पैसा आया तो फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा छोटे पैमाने पे 20 टन, 40 टन इस तरीके से हम लोगों ने छोटा-छोटा करके ये चालू। तो मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ये व्यापार शुरू किया, इसके लिए अपने साथियों से, अपने मित्रों के सर्कल से आप लोगों ने कुछ संसाधन जुटाए, खासतौर पे जी, पैसा, और अपनी जी, कंपनी रजिस्टर्ड कराई, उसका एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया, और फिर आपने ये जी, काम शुरू किया। और जब आपका जी, काम शुरू हुआ, तो उससे जो कुछ आपको फायदा हुआ या जो प्रॉफिट आपने कमाया, उसको आपने नए सिरे से लगा करके अपने काम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। चलिए, जी। बहुत अच्छा। तो अभी ये बताइए, आप कैसे देखते हैं अपने समाज को, जो खासतौर पे अपने समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यदि आपने एक बड़ी चुनौती ली कि बिना किसी संसाधन के आपने शुरुआत की। पहले आपने सब्जी का बिजनेस किया, सब्जी का बिजनेस तो खैर आपके अंकल लोगों ने पहले से चला रखा था, तो आपने वो पूरा टेक ओवर किया। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। लॉकडाउन के समय में जो तमाम नुकसान थे, उनको उनसे उबरने के लिए आप एक्सपोर्ट में चले गए। संसाधन ना होने के बावजूद अपने सर्किल से आपने पैसा जुटाया और एक्सपोर्ट में आ गए। एक्सपोर्ट के साथ साथ आपने जैविक खादों का भी उत्पादन शुरू किया और आप उसको बाजार में देने लगे। ये सारे काम करने की आपको जी। ऊर्जा कहाँ से आई? कहाँ से ये हिम्मत आ गई कि ठीक है, संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, सपने हैं और उसको हम सच में बदल के दिखाएंगे? आ, ये सारी ऊर्जा ये हमारे लोगों से ही मुझे मिली है, क्योंकि कोरोना काल पे ये हुआ था कि सभी कोई जानते हैं कि कोरोना वॉरियर के तौर पे आज सिर्फ 3 ही लोग आगे हैं, जिसपे डॉक्टर, पुलिस और हमारे सफाई कर्मचारी बन। जब इन लोगों के साथ हमारी बातचीत होती थी, सारी चीज़ें कि अपनी सुरक्षा के तौर पे आप क्या-क्या चीज़ें करते हो, तब वो बताते थे कि कोरोना के इस पे जब हम जो भी काम कर रहे हैं, किस तरीके का भी वो काम करते हैं, तो हम ये सुरक्षा। तो फिर मेरी उनसे एक बार ये बातचीत हुई कि ये चीज़ें तो ठीक है, ये आप अपनी सुरक्षा को लेके बात करते हो, लेकिन आप अपने परिवार को, अपने बच्चों की सुरक्षा को कैसे देखते हो? तब उनके पास ये चीज़ों का जवाब नहीं था, तो उस समय मैं ये भी बोलता था उन्हें कि आप आपका जो भी काम कर रहे हो ठीक है, ये आपका एक ठीक है, आप पार्ट टाइम पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ अलग से अर्निंग सोर्स की तैयारी करें। तो हमेशा बोलते थे कि ऐसा कौन काम है, क्या है? क्या है? तो मैं उन्हें बताता था, तो कुछ हमारे ही लोग थे जो उल्टा वापस हमको बोलते थे, पहले खुद को भी कुछ करके बता दो करके। तो आपने खुद ही एक करके जो दिखाना दिया। जीत थी जी, तो फिर मैंने उसको अपने तरीके से कि कुछ अलग करना है, तो ये सोच के ये सारी चीज़ें अभी धीरे-धीरे करना चालू किया और फिर लोगों को बताना चालू किया हूँ अपने लोगों को कि इस तरीके के भी काम होते हैं।
नहीं बढ़े तो हम छोटे छोटे कुछ ना कुछ एक अलग उपक्रम तैयार करके हम कुछ अच्छा और हमारे बच्चों और परिवार के लिए, भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर। तो साथियों, ये थे इस विशाल तरीके शुक्ला की हमारे साथ। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे प्रयास बहुत ही प्रेरणादायी हैं, और खास तौर पे एक श्रमजीवी समाज से एक उद्यमी समाज की तरफ जो बदलाव की आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में शायद इसमें एक पीढ़ी शायद आपकी पूरी लग जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस पूरे श्रमजीवी समाज को एक उद्यमी समाज के रूप में देखेंगी, ऐसा निश्चित तौर पर विश्वास पैदा होता है। और इस दौर में जब कोरोना से पूरा का पूरा देश प्रभावित है, 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, मध्यवर्गीय लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं, और तमाम तरह के कामकाज बंद हो चुके हैं। ऐसे समय में अपने स्थापित काम जब प्रभावित हुआ, तो नए रास्ते निकालने की शुरुआत की कोशिशों में विशाल जी ने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। उसके लिए अपने सर्किल से, अपने मित्रों से संसाधन जुटाए। उन्होंने जैविक खाद का उत्पादन शुरू किया। आज देश के अनेक हिस्सों में उनकी जैविक खाद का सप्लाई चेन चल रहा है। ये एक बहुत शानदार बात है, एक बेहतरीन सफलता है। और विशाल जी की इस चीज के साथ जो एक बड़ी चीज है, वो इस चीज को अपने समाज के बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करके, और समाज में वो तमाम युवा जो इस प्रकार के प्रयास करना चाहते हैं, उनको अपना हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो विशाल जी, निश्चित तौर पे आपका ये प्रयास बहुत अनुकरणीय है, और निश्चित तौर पे आपके समाज में, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के जो तमाम लोगों तक ये जब ये चीजें जाएंगी, तो ये बहुत सारे लोगों को एक नई प्रेरणा देंगी। आज के युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपका काम आगे बढ़े, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।